हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं आपका एग्ज़ाम आने वाला है, यानी प्री क्वार्टरली एग्ज़ाम। तो आपके रिवीजन चल रहे हैं, नए लेसन नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, बल्कि उसके स्थान पे जो मैंने पिछले वीडियोस बनाए थे पिछले चैप्टर्स के, उसके वीडियोस बन रहे हैं और रिवीजन हो रहा है। तो आपके जो आपका सिलेबस है, आपका पोर्शन है, वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये 4 चैप्टर है आपका हिंदी सेकेंड से। तो इन 4 चैप्टर्स को आपको रिवीजन करना है। 2 चैप्टर का रिवीजन आपका कंप्लीट हो गया है और तीसरे चैप्टर का स्टार्ट होने वाला है। 2 चैप्टर का लेसन प्लस एक्सरसाइज दोनों रिवीजन हो गया है। अब आज हम अध्याय 3 यानी थर्ड चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो आइए थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ फिगर बने हुए हैं। मैंने वैसे भी कंबाइंड वीडियो बनाए थे, तो आपके बुक अलग अलग से मैंने नहीं पढ़ाए थे, मैंने खुद ही एक्सप्लेन किए थे। तो यहाँ आप अपने बुक के साथ रिवीजन स्टार्ट करिए। देखिए क्लास 7 की बुक है, तो ये वीडियो जो है क्लास 7 के बच्चों के लिए है। अब चित्र यहाँ 2 बने हुए हैं, इसको ध्यान से देखना है आपको किस चीज़ के चित्र हैं। ये लाल किला का चित्र है और ये यहाँ दूरदर्शन पे समाचार चल रहा है। तो ये क्या है, ये दोनों शब्द हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जब हम वर्णों को, यहाँ देखिए लाल किला लिखा हुआ है, ल धन आ धन ल धन अ धन क धन ई धन ल धन आ। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे जो व्यंजन वर्ण है उनकी नीचे हलंत नहीं लगा हुआ है, जो कि वर्ण विच्छेद में आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ पे हम वर्ड पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। यहाँ से आप नहीं कंफ्यूज होंगे। लेकिन यहाँ आप ये बस यहाँ आपको ये देखने के लिए वर्ण विच्छेद किए गए हैं कि जब हम इस प्रकार से वर्णों को व्यवस्थित क्रम में रखते हैं और उनका कोई सार्थक अर्थ होता है, तो वही जो है शब्द कहलाता है। यहाँ देखिए 2 अथवा 2 से अधिक वर्णों का ऐसा समूह जिससे किसी निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति हो, शब्द कहलाता है। शब्द की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। कौन कौन से? शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। प्रत्येक शब्द के कोई न कोई अर्थ अवश्य होते हैं। शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करते हैं। ये शब्द की विशेषताएं हैं। अर्थात आपसे अगर पूछा जाता शब्द क्या है, तो ये विशेषताएं जिसमें आपको नज़र आएंगी किस वर्णों का मेल हुआ है, प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ है अपना, शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करते हैं। और आपको ये भी बता दें कि शब्द जब वाक्यों में मिल जाते हैं, यानी शब्दों से जब वाक्यों का निर्माण हो जाता है और वे सार्थक वाक्य भी सार्थक अर्थ प्रकट करने लगते हैं, उनके साथ शब्दों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग जुड़ जाता है, तो वे क्या हो जाते हैं, वे पद बन जाते हैं। तो यहाँ मैंने आपको पद के बारे में बता दिया। शब्द के साथ साथ शब्द वही होते हैं। जैसे मान लीजिए लाल किला दिल्ली में है, अगर हम लिखते हैं दिल्ली लाल किला है, ये 3 शब्द हमने लिख दिया, या दिल्ली लाल किला 2 शब्द ही हमने लिखा, तो ये 2 अलग अलग शब्द हैं। लेकिन अगर लाल किला दिल्ली में है ये 2 कारक चिन्ह अगर हमने इन दोनों शब्दों के बीच लगा दिया, तो ये वाक्य बन गया। तो वाक्य के साथ साथ शब्द क्या हुआ, शब्द पद में परिवर्तित हो गए। तो ये वाक्य और पद में भेद होते हैं, शब्द और पद में भेद होते हैं। अब यहाँ देखिए शब्द क्या है, इसको आप डिफिनीशन बहुत छोटा सा है आपका, देख लीजिए। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये विशेषताएं आपको जाननी है, इससे आप तुरंत शब्द को पहचान सकते हैं। फिर शब्द के भेद हैं। शब्द के भेद कई आधार पे किया जाता है, अर्थात 4 आधार पे शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। कौन कौन से आधार हैं? अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। इन 4 आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। तो पहला है अर्थ के आधार पर, अर्थात शब्द हमें क्या अर्थ प्रदान करता है, उस आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण कहते हैं। तो अर्थ के आधार पे जो है शब्द, देखिए यहाँ आपकी पुस्तक में दिया है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये 4 प्रकार के शब्द दिए हैं। लेकिन होता क्या है, अर्थ के आधार पर शब्द को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द।
ये सारे जो होते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये जो होते हैं ये जो है सार्थक शब्दों के पर्याय होते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक सार्थक और निरर्थक शब्द न दे करके डायरेक्ट सार्थक शब्दों के वर्गीकरण बताए गए हैं, तो आपको निरर्थक शब्द नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको एग्जाम की तैयारी के हिसाब से पढ़ना है। तो आपको यही जानना है कि अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। तो एकार्थी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो केवल एक ही अर्थ, जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का अर्थ पृथ्वी ही होता है, इसका और कोई अर्थ नहीं होता है, तो ये एकार्थी शब्द है। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, माता, पिताजी, समुद्र, इनका अर्थ क्या है? इनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है, माता का मतलब तो सिर्फ माता ही होता है, तो ये एकार्थी शब्द हो गया। अनेकार्थी शब्द, शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें एक अनेकार्थी कहते हैं। जैसे नौ है, वर्ण है, पत्र है। यहाँ नौ का मतलब नौ संख्या भी होता है, नौ मीन्स नवीन भी होता है। वर्ण मीन्स अक्षर भी होता है। वर्ण मीन्स जो जाति वर्ण में हम लोग को विभाजित किया जाता है, वो भी एक प्रकार का वर्ण होता है। वर्ण मीन्स रंग भी होता है, कलर। यहाँ पत्र है, पत्र मीन्स पत्ता भी होता है, पत्र मीन्स लेटर भी होता है। तो ये इस तरह के शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं। फिर पर्यायवाची है। पर्यायवाची आप क्लास फर्स्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको पता है पर्यायवाची क्या है। ऐसे शब्द जो अलग अलग उच्चारण की दृष्टि से होते हैं, लेकिन उनके अर्थ एक ही होते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। उसके बाद विलोम शब्द है। विलोम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द विपरीत अर्थ बताने वाले होते हैं, उन शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सुख, दुख, अंदर, बाहर। विलोम आप जानते ही हैं, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द। दिन का अगर कोई आपसे विलोम पूछता है तो तुरंत आपके मुंह से रात निकल जाता है। कोई सुबह का पूछता है तो शाम निकल जाता है। अर्थात विलोम यानी विपरीत अर्थ देने वाले शब्द। तो ये अर्थ के आधार पे आपका वर्गीकरण हो गया। अर्थ के आधार पे शब्द 4 प्रकार के होते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द। ये आपको 4 को ही इस समय आपको 4 ही जानना, क्योंकि आपकी पुस्तक में इतने ही प्रकार के दिए हुए हैं। तो ये हो गया आपका। अब आपको देखना है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, इसके अलावा देशज और विदेशज। ये 4 शब्द होते हैं। पहले हम तत्सम तद्भव देख लेते हैं, फिर देशज विदेशज देखेंगे। तो ये उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति आप समझते हैं कि वेश का क्या है, इनका कहाँ से ये शब्द उत्पन्न हुए, उसके आधार पर हम इन्हें 4 भागों में विभक्त करते हैं। इनका विभाजन 4 भागों में होता है। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे संस्कृत शब्द हैं जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मस्तक, कर्ण, मुख, पद, सूर्य। यानी तत्सम शब्द जो जैसे आप जानते हैं कि हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है, तो जो शब्द संस्कृत से मूल रूप में ही, अपने संस्कृत रूप में ही आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। फिर तद्भव क्या है? तद्भव शब्द वे हैं जो संस्कृत शब्दों से विकसित हुए और हिंदी के रूप में प्रयुक्त होने लगे। यानी जो संस्कृत शब्दों से, जैसे यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देखा मस्तक, ये मस्तक तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। अब इसको तद्भव शब्द ये कैसे बनेगा? जब हम संस्कृत के शब्दों को, जिन शब्दों को हम संस्कृत से हिंदी में लाए और प्रयोग के अपने आसानी के आधार पे और अपनी सुविधा के अनुसार उसको हमने थोड़ा सा रूप परिवर्तित कर दिया और उसको हिंदी शब्द हमने बना दिया, तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी वो अपने ओरिजिनल रूप में, संस्कृत के में मूल रूप में नहीं रह गए हैं, उनमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है, तो वो तद्भव हो गए हैं। जैसे मस्तक क्या हो जाएगा? माथा। कर्ण है यहाँ पे, तो कर्ण को हम कान कहते हैं। कर्ण संस्कृत का तत्सम शब्द था। जो कर्ण था उसको हम
अपने सुविधा के अनुसार कान बोलने लगे तो वो तद्भव हो गया। जैसे सांप है, यहाँ देखिए तो सांप किसको कहा जाता है? सर्प जो है तत्सम शब्द का हमने सांप कह दिया बोलने के उच्चारण की सुविधा के अनुसार, तो ये तद्भव हो गया। सूर्य को हमने सूरज बना दिया, अग्नि को हमने आग कर दिया है, तो ये तद्भव शब्द हैं। यहाँ पे देखिए बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे तत्सम शब्द यहाँ दिया है, उसका तद्भव क्या बन गया? अम्बा का अम्बा, अश्रु का आंसू, उष्ण का ऊँट। ये आप पढ़ना आपको ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि इस शब्द का तत्सम वर्ण लिखिए। तो आपको इस तरह से आपको पता रहेगा तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। इसमें से या बाहर से भी कोई भी तद्भव तत्सम शब्द लिख के उसका तद्भव पूछ सकता है, या तद्भव लिख के उसका तत्सम पूछा जा सकता है। बधिर का बहरा, भल्लूक का भालू, रात्रि का रात, सत का सौ, स्वर्ण का सोना, लौह का लोहा, इस तरह से पीत का पीला, निद्रा का नींद, जिह्वा का जीव, ये हमारे तद्भव शब्द हैं। श्रावण को, ये श्रावण का महीना चल रहा है लेकिन हम इसको सावन बोलते हैं, तो ये सावन क्या है? हिंदी का तद्भव शब्द है। संस्कृत के श्रावण से ये इसकी उत्पत्ति हुई है। यहाँ हम उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनकी उत्पत्ति संस्कृत के तत्सम शब्दों से हुई है और ये तद्भव शब्द हैं। इसके आगे है देशिज शब्द। देशिज शब्द क्या होते हैं? जो शब्द न तो संस्कृत के हैं, न संस्कृत के शब्दों से बिगड़ कर बने हैं, तथा न ही किसी अन्य भाषा से लिए गए हैं। वे बल्कि वो कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से आए? अब आपने दो सब प्रकार के शब्द जान लिए उत्पत्ति के आधार पे, तत्सम तद्भव। तत्सम क्या थे? संस्कृत को के शब्द जो मूल रूप में ही हिंदी में आ गए। तद्भव क्या थे? जो संस्कृत के शब्दों से बिगड़कर हिंदी में प्रयोग होने लगे, हिंदी में उसका शुद्ध रूप से प्रयोग होने लगा, उनको सही मान लिया गया हिंदी व्याकरण के अनुसार, वो तद्भव हो गए। अब देशिज क्या है? देशिज न संस्कृत से आए हैं, न संस्कृत शब्दों से बिगड़ के आए हैं, ना ही किसी और भाषा से। जैसे हिंदी में बहुत सी भाषाओं का प्रयोग होता है, अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं, उर्दू, फारसी, तुर्की, अरबी, सारे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं हिंदी में, तो उनसे भी ये नहीं आए हैं। ये कहाँ से आए हैं? ये प्रादेशिक बोलचाल की जो हमारी भाषा होती है, जिसको हम बोली कहते हैं, सीमित क्षेत्रों में या प्रादेशिक क्षेत्रों में जो कुछ भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें जो कुछ शब्द ऐसे थे, किसी वहाँ पे जैसे हर जगह हर चीज़ का प्रयोग भी नहीं होता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका प्रयोग जहाँ होता है वहाँ ही उनका नाम भी जाना जाता है। तो इनके लिए अलग से नाम न ढूंढकर इन्हें ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा, ये देशिज शब्द कहलाते हैं। यहाँ देखिए अन्य भाषा से लिए गए, बल्कि हिंदी प्रदेश में बोलचाल से बने हैं, यानी जहाँ की बोलचाल की भाषा हिंदी है, वहाँ जो शब्द नॉर्मली बोले जाते हैं उनसे लिए गए ये शब्द हैं जो देशिज कहलाते हैं। जैसे लड़का, चिड़िया, खिड़की, जूता, पगड़ी, लोटा, डिबिया, झुग्गी आदि। अब आप कहेंगे ये लड़का देशिज कैसे हुआ? देखिए ये लड़का जो शब्द है, ये लड़का जहाँ हिंदी भाषी शब्द है, लोग हैं, हिंदी बोली जाती है, जहाँ की बोलचाल की भाषा हिंदी है, वहाँ प्रयोग किया जाता है। बाकी अन्य प्रदेशों में आप जाएंगे, जैसे हरियाणा में जाएंगे तो वहाँ कुछ और बोला जाता होगा लड़के के लिए, और कहीं जाएंगे तो वहाँ कुछ और बोला जाता होगा, गुजरात में कुछ और, मराठी में कुछ और, पंजाबी में कुछ और। तो ये जहाँ जिस प्रदेश की बोलचाल की भाषा हिंदी है, वहाँ जो कुछ देशी शब्द बोले जाते हैं या बोलचाल में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें ही हम देशिज शब्द कहते हैं। तो ये उत्पत्ति के आधार पर तीसरा हो गया। अब है आपका विदेशी शब्द। तो हिंदी में अनेक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जा रहा है जो विदेशी भाषाओं के हैं। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द या विदेशित शब्द कहते हैं। इनमें कौन कौन सी मुख्य भाषाएं हैं? फारसी हैं, अरबी हैं, तुर्की है, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी। ये सारी भाषाओं से हमने शब्द लिए हैं हिंदी के लिए, तो ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। इनको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तुर्की शब्द है कालीन, कुली, चिक, चेचक, चकमक, तमगा, तोप, बेगम, बहादुर, मुगल। फिर पुर्तगाली है अनानास, आलपीन, अलमारी, बाल्टी, फीता, चाबी, तंबाकू, साबुन, तौलिया, फालतू।
ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। इसी तरह से अरबी और अंग्रेजी के तो हम बहुत सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं बोलचाल की भाषा में, और लिखने में भी है अमीर, अजीब, अक्ल, आदत आदि। और अंग्रेजी में स्कूल, स्टेशन, अफसर, इंजन, डॉक्टर, हॉस्पिटल, टेलीफोन। फारसी के कुछ शब्द हैं आराम, गिरफ्तार, गिरह, जाहर, जादू, नौजवान, बेवा, मुक्त, ये सब तो ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब हमने देख लिया दो आधारों पे वर्गीकरण, अर्थ के आधार पे, बनावट के आधार पे, ये दोनों हमने पढ़ लिया। अर्थ के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अब हम यहाँ पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पे, पहले तीसरा आपका बनावट के आधार पे, शब्दों का निर्माण कैसे हुआ, बने कैसे ये सब। तो इसके आधार पे भी 3 वर्गीकरण किया जाता है, मूल या रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। मूल शब्द वे हैं जो किसी सामान्य अर्थ में हमेशा प्रयुक्त होते रहते हैं, यानी वो तत्समय और तद्भव शब्द जिनका हमेशा कोई एक नॉर्मल अर्थ होता है, वो मूल या रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनको अगर हम अलग अलग करते हैं तो इनके कोई टुकड़े नहीं होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। मूल शब्द जो हैं या रूढ़ शब्द जो हैं, इनको जब हम विभाजित करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं इन शब्दों का, तो इनका कोई अर्थ नहीं होता है। ये शब्द परंपरा से एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे खिड़की है, लड़की है, लकड़ी है, सेना है, तोता है, कमरा है। इनके टुकड़े करें तो इनका कोई अर्थ नहीं रहता है, यानी ये अपने आप में मूल अर्थ जो इनका होता है मूल रूप में होते हैं, और जो इनका परंपरा से जो अर्थ निश्चित है वही अर्थ इनका हमेशा रहता है। तो ये मूल या रूढ़ शब्द बोले जाते हैं। इसके बाद यौगिक शब्द हैं। यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंडों का अर्थ होता है, यानी वो शब्द जिनके दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं, और हम जब इन दोनों शब्दों का या 2 से अधिक शब्दों का अलग अलग खंड करते हैं, विभाजन करते हैं, तो इनके अपने अलग अलग अर्थ होते हैं। ये शब्द उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के नियमों से बनते हैं। आपने पढ़ चुके हैं आप आगे, ये तो रिवीजन सिर्फ 4 चैप्टर का चल रहा है। आगे आप प्रत्यय भी पढ़ चुके हैं, उपसर्ग भी पढ़ चुके हैं, संधि भी पढ़ चुके हैं और समास भी आपने पढ़ लिया है। तो इनके नियम के अनुसार जो बनते हैं, जैसे विद्यालय, राजकुमार, महाराजा, ये सब मैंने आपको समास में पढ़ाया था। तो ये सब क्या है, यौगिक शब्द हैं। यौगिक शब्द कैसे हैं, क्योंकि इनको 2 शब्दों के मेल से बनाया गया है, और जब ये दोनों शब्द अलग अलग खंड किए जाते हैं इनके, तो दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। विद्यालय, विद्या, धन्यालय, देखिए 2 शब्द हो गए। राजकुमार, राजा का कुमार, महाराज, महान है जो राजा। तो ये यौगिक शब्द हैं जो हमेशा 2 शब्दों के, आप सीधा सा सिंपल सा एग्जाम्पल जान लीजिए, 2 शब्दों या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। फिर योग रूढ़ है आपका, वे शब्द भी निर्मित यौगिक शब्दों से ही बनते हैं, परंतु इनके अर्थ परंपरा से प्राप्त होते हैं। योग रूढ़ यानी मैंने आपको बहुब्रीहि समाज पढ़ाते समय बताया था, योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके अर्थ तो दोनों शब्दों के अर्थ उसी तरह होंगे जैसे यौगिक शब्दों के हैं, लेकिन जब वो उनका मेल हो जाता है तो उनका अर्थ रूढ़ की शब्दों की तरह हो जाता है। परंपरा से जो माने गए हैं वही अर्थ उनका होता है, यानी जो दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है उनके मेल से जो शब्द का अर्थ निकलता है वो नहीं होते हैं, बल्कि कुछ अलग ही, जिनको मूल रूप में रूढ़ रूप में अलग अर्थ स्वीकार किया गया वो होते हैं। मैंने बहुब्रीहि समास पढ़ाते समय आपको ये एग्जाम्पल दिया था कि योग रूढ़ शब्द जो होते हैं बहुब्रीहि शब्द के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे विषधर का सामान्य अर्थ है विष को धारण करने वाला, लेकिन यहाँ पे विषधर का अर्थ सिर्फ विष, किसी के अंदर विष चला गया या किसी ने विष को ले लिया या किसी के अंदर विष है तो उसको विषधर कहा जा सकता है। बहुत से प्राणी हैं, जीव जंतु हैं जिनके अंदर विष होता है, लेकिन हम विषधर अगर कहते हैं तो हमारे सामने सिर्फ सांप आता है कि सांप को विषधर कहा जाता है, तो ये उसका रूढ़ अर्थ हो गया। तो इनका योग भी होता है, 2 शब्दों को योग से भी बनते हैं, प्लस इनका एक रूढ़ अर्थ भी होता है, इसीलिए इनको योग रूढ़ कहा गया। जैसा ही नाम से परिलक्षित होता है योग रूढ़, वैसे ही इनका अर्थ भी होता है योग रूढ़।
ये आपके 3 प्रकार हो गए, 3 आधार पे विभाजन। अब आपका चौथा है प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पे देखिए, वाक्य में प्रयोग के आधार पे शब्द 2 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पे शब्द सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो विकारी क्या है? वाक्यों को प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं वे विकारी कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जो रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, जिनमें लिखने में परिवर्तन आ जाता है, वे विकारी कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा लड़का है मान लीजिए, तो अगर उसका लिंग परिवर्तन होगा तो उसको लड़की लिखेंगे, अगर वचन परिवर्तन होगा तो लड़के लिखेंगे या लड़कों लिखेंगे। तो इस तरह से कारक चिन्हों के अनुसार भी इनके रूप बदल जाते हैं, तो ये विकारी शब्द कहलाते हैं। ये संज्ञा शब्दों का उदाहरण हमने बता दिया लड़की के बारे में। सर्वनाम में जैसे मैं है, तो जैसे मैं, मुझे, मेरा, ये सारे शब्द समय अनुसार परिवर्तित होते हैं। इस तरह से विशेषण है, विशेषण भी परिवर्तित होता है। जैसे होशियार है, इसका होशियारी हो जाएगा। और फिर क्रियापद है, पढ़ना है, तो इसका भी परिवर्तन हो जाता है क्रिया शब्दों का। यहाँ आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये विशेषण अलग है, क्रिया अलग है। यदि ये क्रिया विशेषण शब्द होता तो ये अविकारी हो जाता। जो क्रियापद शब्द होते हैं, क्रिया विशेषण शब्द, वे अविकारी होते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन क्रिया शब्द ये परिवर्तनशील होते हैं, तो ये विकारी कहलाते हैं। विशेषण शब्द भी परिवर्तनशील होते हैं, ये भी लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। फिर आपका दूसरा है प्रयोग के आधार पर अविकारी। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। देखिए यहाँ पे आ गया पहला क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते। अंदर, कल, तेज, धीरे धीरे, जोर से, ये सब ऐसे शब्द हैं क्रिया की विशेषता बताते हैं। और यहाँ विशेषण शब्द थे, ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। विशेषण शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की विशेषता बताते हैं, जबकि क्रिया विशेषण शब्द सिर्फ क्रिया की विशेषता बताते हैं। ये हमेशा अविकारी होते हैं। ये लिंग, वचन, कारक किसी भी चीज़ में भी परिवर्तन आए, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरह संबंध बोधक शब्द हैं, ये भी अविकारी होते हैं। जैसे ऊपर, अतिरिक्त, बार बार, ये सब शब्द हैं, ये कभी परिवर्तित नहीं होते। समुच्चय बोधक या, और, अथवा, इसमें भी कभी परिवर्तन नहीं होता। विस्मयादि बोधक, अरे, वाह, आ, ये सब, ओहो, ये सब जो शब्द होते हैं विस्मयादि बोधक, आपने बहुत सारे शब्द पढ़े होंगे, उनमें भी परिवर्तन नहीं होता है, ये भी अविकारी शब्द होते हैं। तो ये आपका चैप्टर जो है इसका रिवीजन कंप्लीट हो गया, शायद कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब इसके एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, इसको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे एक्सरसाइज कंप्लीट। यहाँ आपका एक्सप्लेन पूरा चैप्टर हो गया है, 2 बार आपका रिवीजन टोटली कंप्लीट हो चुका है। अब आगे ये एक्सरसाइज आपकी है, एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा आपका। बाकी हमने सीखा ये भी आपको देखना है, तो इसको आप देख ही लेंगे, या एक्सरसाइज कराते समय ये भी एक्सप्लेन हो जाएगा। तो आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, और तीसरे चैप्टर का एक्सरसाइज कराने के बाद चौथा चैप्टर शब्द निर्माण, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय है, ये आपका हो जाएगा। फिर आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो घर पे भी अब मेरे रिवीजन के बाद आप स्वयं भी रिवीजन करते रहिए और चैप्टर को अपने ध्यान से सुनिए और उसका ध्यान लगा के पढ़िए। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। शब्द विचार ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसको अच्छे से पढ़िएगा, एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।